तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने लेक्चर में छोड़ा था लास्ट इंडो चाइना। अब हम आगे की बात करेंगे सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान का जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में आप देखेंगे, प्रीवियस लेक्चर में जस्ट पहले वाले बॉर्डर मैनेजमेंट के कि किस तरीके से बताया था कि कौन सा मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा, रैडक्लिफ लाइन कौन सा है, एलओसी कौन सा है, कौन कौन सी फोर्सेस वगैरह गार्ड करती है। जनरली यहाँ पे गार्ड करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, है ना। तो हम देखते हैं कि देखो क्या क्या इश्यूज़ है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में। ऑब्वियसली सबसे पहले इशू आप देखोगे क्या है इसमें, सर क्रीक एंड कश्मीर वाला। सर क्रीक कहाँ पे? गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। पाकिस्तान बोलता है कि हमारी टेरिटरी, इंडिया बोलता है हमारी टेरिटरी है। यहाँ पे सेफ गार्ड कौन करते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड और मेनली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। अब कश्मीर का तो जैसे हम सबको पता ही है, हमने अभी डिटेल में कश्मीर की बात नहीं की है शायद नहीं, अभी हमने कश्मीर के बात हमने डिटेल में नहीं की है। कश्मीर के केस स्टडी हम देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, आतंकवाद स्पॉन्सरशिप करके कश्मीर के पोरस बॉर्डर से इंडिया में घुसा के कश्मीर में इंटरनल सिक्योरिटी, इंसर्जेंसी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करता है ना। ये लिखा मैंने, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल से इंसर्जेंसी, ये आईएसआईएस पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, यही करती है। सेकंड इशू अगर मैं देखो बताऊं तो क्या हो जाएगा इसमें, वाटर शेयरिंग इशू, इंडस रिवर। अब देखो इंडस रिवर के थोड़ा सा अपन केस स्टडी समझते हैं। ऐसा कुछ है, ये इंडस रिवर है, झेलम, चेनाब, ठीक है। ये नीचे आ गई सतलज, रावी, ब्यास। ये मैंने एक डॉट खींच दी। ऊपर ये इंडस, ऊपर की जो तीन रिवर्स है, एक इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में साइन हुई थी। इसमें ये बोला गया था ऊपर की जो तीन रिवर है इंडस, झेलम और चिनाब, मैप में आप लोग साथ में क्रॉस चेक करिएगा, आपको देखने में मिलेगा। इसमें 80%, 80-20 के रेशियो में वाटर का शेयरिंग वगैरह होगा। 80% जो वाटर है वो जनरली किसके पास जाएगा? पाकिस्तान के पास, 20% इंडिया के पास। और नीचे की जो तीन रिवर्स है रावी, ब्यास और सतलज, इसमें 80% पानी इंडिया के पास आएगा, 20% किसके पास रहेगा? ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास। तो इसमें इशू हुआ था जब आपका पठानकोट वगैरह में अटैक हुआ था, तो इंडिया इस पर डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करने लगा था। तो पाकिस्तान ने एलिगेशन लगाया था कि इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया वायलेट कर रहा है, जबकि वर्ल्ड बैंक का इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ था, तो एज सच कोई भी पाकिस्तान के क्लेम्स को फॉल्स बताया गया था। इंडस रिवर, ठीक है। अगला हमने देखा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसकी मैं ऊपर बात कर रहा था, इनफिल्ट्रेशन, घुसपैठिया, है ना। कश्मीर का इशू जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपको और डिटेल में पता चलेगा कि इन्फिल्ट्रेशन ये सब है क्या एक्चुअली में। अगला लेक्चर ही मैं कश्मीर के मुद्दे में उठाऊंगा, 2-3 लेक्चर्स बाद उठाऊंगा कश्मीर का डिटेल में मुद्दा। उसमें लंबी बात करनी पड़ेगी, मैं आर्टिकल 370 एंड ऑल की। डिस्टेबलाइज करता है इंडिया को। अभी देखिए बीएसएफ 2000 मतलब क्या करता है कि टनल, ये फॉरेस्ट के अंदर से टनल, इन द एरिया ऑफ जम्मू बॉर्डर्स के नीचे से जैसे क्या करता है, टनल, सुरंग, ये सब डिस्कवर करता ही रहता है, ठीक है। सेकेंड अब इशू क्या है कि डेजर्ट एरिया है, मार्शेस है, स्नो कैप माउंटेन है। तो इसमें बॉर्डर गार्डिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बीएसएफ के लिए एक हरक्यूलियन टास्क बन जाता है। इसी वजह से घुसपैठी आग के क्या हो गया था, सबसे मतलब मेजर मुद्दा क्या हुआ था, 1999 वाला कारगिल वॉर। भाई ठंड के टाइम पर आप कैसे सर्विलेंस करोगे, -30 -40 डिग्री में? वो तो घुसाते हैं सिविलियंस के उसमें, ठीक है। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है इस एरिया वगैरह में, है ना। अब देखो यहाँ पे और अनएथिकल चीज़ें वगैरह पाकिस्तान क्या क्या करता है। पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, पीआईए, यहाँ पे एक जगह है गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन क्रीसेंट, यहाँ पे ओपीएम प्रोडक्शन होता है। तो इस एरिया के थ्रू पंजाब वगैरह में इलीगल ड्रग्स सप्लाई करता है पाकिस्तान, गोल्डन क्रीसेंट। और ये ड्रग्स का जो पैसा रहता है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को स्पॉन्सरशिप दी जाती है। बात समझ में आ रही है पाकिस्तान की बॉर्डर्स में दिक्कत वगैरह, है ना। तो ये मेजर दिक्कतें थी इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के। अगली बात हम करते हैं भाई सॉल्यूशंस क्या क्या है, सॉल्यूशन क्या क्या लिया भारत सरकार ने। कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिस हो गए, मैं यहाँ पे पेंसिल से लिख दूंगा, है ना।
अब देखो पठानकोट अटैक के बाद क्या किया था कि इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की बात की गई। इसमें क्या होगा, लेज़र कैमरास वगैरह होंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, लेज़र बाउंड्रीज वगैरह बनाया जाएगा ताकि 24/7 सर्वेलेंस हो सके, घुसपैठिया वगैरह ना आ सके पाकिस्तान से, है ना। अभी फिर क्या किया था, जब अभी तो 370 के पहले की बात कर रहा हूँ, NSG, ये आर्मी और CAPF का कंबाइंड फोर्स रहता है, बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट रहता है, ब्लैक कैट कमांडो, जिनको तब उतार दिया गया था कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में ये दिक्कतों को रोको, जो इंसर्जेंसी वगैरह बढ़ रही है रोका जाए इसे, ठीक है। फिर आप अगला अगला पॉइंट आप क्या देखोगे सॉल्यूशंस वगैरह में, सर्जिकल स्ट्राइक्स। सर्जिकल स्ट्राइक्स एक कमेटी आई थी, ठीक है, मधुकर गुप्ता कमेटी, उसने इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, बॉर्डर हर जगह फेंसिंग, स्मार्ट फेंसिंग वगैरह की बात की थी। मधुकर गुप्ता कमेटी का नाम याद रखना, ये IAS ऑफिसर थे, उनने ये कमेटी वगैरह दी थी, है ना। और फिर और क्या क्या स्ट्रेटजीज वगैरह बताई गई है कि एम्पावरमेंट ऑफ जो बॉर्डर विलेजेस वगैरह उनके लोगों को एम्पावरमेंट की, ताकि जो सेफ हेवेंस वगैरह जो टेररिस्ट वगैरह इन्फिल्ट्रेशन करके आ रहे हैं उनको एक तरीके से असाइलम वगैरह नहीं दिया जाए। बात समझ में आ रही है। तो ये था सिर्फ, देखो ये कश्मीर के इशू, और भी बहुत सारे पॉइंट्स खुल जाएंगे जब अपन कश्मीर के इशू की बात करेंगे। ये हम सिर्फ और सिर्फ इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की बात कर रहे हैं। अब देखो माशी लैंड जो आपका रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है, वहाँ पे क्या कर सकते हो, लेज़र फेंसिंग वगैरह कर सकते हो, ये सारे इश्यूज वगैरह हैं, ठीक है। ड्रोन्स के थ्रू अभी क्या कर रहे हैं, ड्रोन्स के थ्रू हम सर्वेलेंस करते हैं, ड्रोन्स के थ्रू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के थ्रू सर्वेलेंस वगैरह किया जाता है ना। अगली तो हमने, हाँ ये हमने डिटेल में इंडिया पाकिस्तान के बारे में डिस्कस किया, इसके सॉल्यूशंस वगैरह देखे हमने। अगला टॉपिक है अपना इंडो नेपाल। ये हालांकि अभी तक पीसफुल बॉर्डर माना जा रहा है, पर अभी भी ये दिक्कतें दे रहा है। सबसे पहले हम इश्यूज़ की बात करेंगे, भाई दिक्कतें है क्या इस बॉर्डर में। अब देखो क्या होता है, नेपाल के साथ अपना ओपन बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है, यहाँ पे क्या लोगों को आने की, मतलब क्या बोलते हैं आप, एक तरीके से वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्योंकि पाकिस्तान का क्लोज बॉर्डर है, चाइना का क्लोज बॉर्डर है, तो पाकिस्तान और चाइना इस बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर का फ़ायदा उठा के लोगों को हथियार ये सब नेपाल बॉर्डर के थ्रू अंदर घुसाते हैं। इवन जो अपना अमृतसर से प्लेन जो हाईजैक हुआ था, IC-813, मतलब जो भी नाम था उसका, वो एक्चुअली में यहीं से जो टेररिस्ट वगैरह चढ़े थे काठमांडू से ही चढ़े थे इसमें प्लेन में, ठीक है। अब देखो नेपाल में माओइज्म है, एक तरीके का डिफरेंट फॉर्म ऑफ नक्सलिज्म रहता है। अब माओइस्ट इंसर्जेंसी वगैरह क्या इंडिया में भी प्रोवोक हो रहा है, लिंक बनते जा रहे हैं ना इंडियंस में। अब देखो आधे से ज़्यादा देखो घर के आसपास ही देखो कितने सारे नेपाली इंडिया में आते रहते हैं, क्या भरोसा कौन माओइस्ट है, कौन जाके नक्सल्स को ज्वाइन कर रहा है। अब क्योंकि ओपन वो है, तो जैसे कि कुछ भी चीज़ें वगैरह होती है इंडिया में, जो इंसर्जेंसी होती है टेररिस्ट वगैरह क्या होता है, इंडिया से भाग के नेपाल में घुस गए, ओपन बॉर्डर है। अब नेपाल के साथ अगर अच्छी रिलेशनशिप नहीं है तो वो घुसा के नेपाल में एक सेफ हेवन दे देते हैं इंडिया में जो इंसर्जेंसी वगैरह होती है। अब भारत सरकार भी क्या कर लेगी, कितना जाके नेपाल के अंदर जाके थोड़ी ना मतलब वो इंसर्जेंस को निकाल सकती है। अब देखो यहाँ की एक और सबसे बड़ी दिक्कत है कि स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग वगैरह की दिक्कत है। फेक करेंसी इंडियन इकोनॉमी में घुसाया जाता है, मतलब फिर गन रनिंग, मतलब क्या हो गया, इलीगल सप्लाई ऑफ आर्म्स एमिनेशन, ये सारी चीज़ें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए एक बहुत कॉमन पॉइंट है। क्यों, क्योंकि हमने नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर रखा हो। ओपन बॉर्डर हमने क्यों नेपाल के साथ रखा है, क्योंकि हमारा नेपाल के साथ एक स्पेशल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइंड है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते चाइना के रीजन्स के वजह से, है ना। नहीं तो अगर हमने नेपाल को ऐसे ही स्पेशल प्रिविलेज वगैरह देना रोक दिया तो चाइना को बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। एक्चुअली नेपाल का केस स्टडी क्या है, देखो ऐसा कुछ है, नेपाल ऊपर वाले पार्ट में माओइस्ट रहते हैं, नीचे में मधेसीज रहते हैं। मधेसीज प्रो इंडिया है और ये माओइस्ट क्या है, प्रो चाइना, पर 70% पॉपुलेशन प्रो चाइना है। तो माओइस्ट मधेसीज को मार रहे तो ये मधेसी भाग भाग के इंडिया में आ रहे हैं, यह है एक्चुअल नेपाल की दिक्कत, ठीक है। तो खैर अभी अपन को सिर्फ कन्फाइन रहना बॉर्डर टॉपिक की डिस्कशंस वगैरह तक, आगे चलते हैं। सॉल्यूशन क्या क्या लेके आई है भाई इंडिया, सशस्त्र सीमा बल इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर पे बिठा दिया है कि भाई आपको बॉर्डर सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा वगैरह दिया जाएगा, है ना।
अब देखो इनका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मतलब जो लोकल पुलिस के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, काफ़ी स्कीम्स, काफ़ी एक्सरसाइजेस वगैरह किया जाता है कि बॉर्डर फोर्सेस और इनका लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन हो। और जो बॉर्डर कम्युनिटीज़ है दोनों कंट्रीज़ आपस में, क्योंकि नेपाल के साथ अभी तक सही रिलेशन थे, तो हम म्यूचुअली डिस्कस करके इश्यूज़ को सॉल्व कर लेते थे। जो जो स्टेप्स इंडिया इस साइड से लेती है, नेपाल की फोर्सेस भी उस साइड से सेम स्टेप्स वगैरह लेती हैं। ठीक है, अब देखो इंडिया इसमें क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ मतलब इंडिया नेपाल में रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रही है बॉर्डर वगैरह पे। अब इसको हम बोलते हैं एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या होता है, मींस अट्रैक्शन एंड परसुएशन। अब इंडिया फोकट में 1400 किलोमीटर की रोड बना रही है नेपाल में, तो ऑब्वियसली नेपाल में इंडिया के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट आएगा। तो वो अपने टेरिटरी को, जहाँ से पाकिस्तानी आतंकवादी, चाइनीज़ इंसर्जेंसी वगैरह घुसते हैं, अपने टेरिटरी को मेक श्योर करेगा कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में यूज़ ना हो। तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत प्रोमिनेंट टर्म है ये। ठीक है, अब देखो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह क्यों होता है नेपाल में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, तो हम देते हैं। हम अब इंडिया क्या कर रही है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना रही है, तो ऑब्वियसली नेपाल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंडिया में माइग्रेशन, अल्टीमेटली नेपालीज का कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये मेजर स्टेप्स अभी लिए गए हैं, सॉल्यूशंस वगैरह इंडिया ने, जाकि नेपाल, इंडो नेपाल के बॉर्डर इश्यूज़ को एमिकेबल वे में सॉल्व किया जा सके। चलिए, थैंक यू सो मच।